भारत ने पूरी दुनिया को कई आविष्कारों के साथ ऐसी काफी चीजें दी हैं जिनके बिना एक डॉक्टर आज ऑपरेशन नहीं कर पाता और एक एस्ट्रोनॉट या स्पेस व्हीकल किसी दूसरे ग्रह पर लैंड नहीं कर पाते। जैसे आर्यभट्टा ने पूरे विश्व को शून्य दिया और भारत ने आयुर्वेद के द्वारा पूरे विश्व में कई बीमारियों को ठीक करने के तरीके दिए, वैसे ही ऐसे कई देश हैं जिनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से पूरे विश्व को बहुत फायदा पहुंचा है। जापान अपनी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज की वजह से काफी फेमस है और हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने कई ऐसी जापानीज टेक्नोलॉजी और अपने समय की एडवांस चीजों के बारे में जाना था जो कि हम इंसानों के लिए काफी मददगार साबित हुई। कुछ चीजें जैसे टॉयलेट के साथ वॉश बेसिन, वेंडिंग मशीन्स जिनमें से आप सॉक्स और रेडीमेड सैंडविच जैसी चीजें खरीद सकते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ जापान में ही उपलब्ध हैं। लेकिन इनके अलावा ऐसी कई चीजें हैं जो जापान ने पूरे विश्व को एक दशक पहले ही दे दी थी और आज वही चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। किसी को व्हाट्सएप मैसेज में स्माइल या फिर हग भेजने से लेकर फुटपाथ पर चलने तक ऐसी काफी चीजें हैं जो जापान ने पूरे विश्व को दी हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि जापान ने एक दशक पहले ही हमें क्या दिया जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। कार नेविगेशन। आज से 15 साल पहले जब हमें किसी नई जगह जाना होता था तो हम उस जगह के लोकल लोगों से पूछताछ करते थे, जिसके कुछ ही समय बाद जीपीएस ने हर ट्रैवलर का काम आसान बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जीपीएस के आने से पहले कार नेविगेशन का इजाद जापान में ही हुआ था। होंडा कंपनी के स्मार्ट और इंटेलिजेंट रिसर्चर्स ने अपने समय की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ कार नेविगेशन सिस्टम 1980s में ही बना दिया था। इस कार नेविगेशन सिस्टम का नाम था इलेक्ट्रो जायरोकेटर और इसे किसी भी गाड़ी के डैशबोर्ड पर बड़ी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता था। लेकिन उस समय ये चीजें काफी बल्कि हुआ करती थीं और इसकी टेक्नोलॉजी आज के हिसाब से सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड थी। यानी कि इस कार नेविगेशन सिस्टम को चलाने के लिए इसके अंदर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, बल्कि उसकी जगह इसमें गाड़ी का रोटेशन और उसकी स्पीड को ट्रैक करने के लिए इसमें सर्वो गियर होता था और एक हीलियम गैस वाला जायरोस्कोप होता था। और इन सभी चीजों की मदद से एक कैथोड रे डिस्प्ले स्क्रीन में उस पर्टिकुलर गाड़ी की लोकेशन को एक छोटे ब्लिंक करने वाले डॉट के द्वारा पिन पॉइंट किया जा सकता था और उस स्क्रीन पर ड्राइवर एक ट्रांसपेरेंट मैप लगाकर बड़ी आसानी से अपना रास्ता ढूंढ लिया करते थे। लेकिन अगर जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जीपीएस बनवाया और यूनाइटेड एयरफोर्स आज भी इसको कंट्रोल करती है। पहले यूएस एयरफोर्स इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन कुछ समय बाद जीपीएस को पब्लिक कर दिया गया। क्यूआर कोड। आज हम किसी भी दुकान या सुपरमार्केट में जाकर अपने खरीदे हुए सामान की जब बिलिंग करवाते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट एक क्यूआर कोड को स्कैन करके बड़े आराम से हम कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यूआर कोड किसने और कब बनाया था? क्यूआर कोड के इन्वेंटर का नाम है मासाहिरो हरा, जिन्हें इसके इजाद के समय यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे चलकर उनका ये इन्वेंशन ग्लोबली इतना चलेगा कि लोगों के बैंक से पैसे तक इसी कोड का इस्तेमाल करके निकाले जा सकते हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि मासाहिरो एक ऑटोमोटिव पार्ट्स बेचने वाली कंपनी में काम करते थे और उस समय पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए कुछ आसान चीज बनाना चाह रहे थे और बारकोड्स इतने कारगर नहीं थे क्योंकि बारकोड में कम इंफॉर्मेशन रहती है और हर कंपोनेंट को अलग अलग स्कैन करना पड़ता था। लेकिन मासाहिरो को उनका क्यूआर कोड वाला आइडिया एक पुराना जापानीज गेम खेलते हुए आया और उस गेम के बोर्ड को देखकर उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स कोड बनाया जिसमें अब बारकोड के मुकाबले काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन फीड करने के साथ साथ सेव भी की जा सकती थी। और आज इसी कोड का इस्तेमाल बैंक से लेकर ऐप डाउनलोड्स के लिए भी किया जाता है। इमोजीज। पहले जब मोबाइल फोन्स में एसएमएस पैक्स चला करते थे तब हम बड़ा सोच समझकर अपने मैसेजेस को छोटा बनाकर सेंड किया करते थे ताकि सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा पैसे ना काटे। लेकिन आज इंटरनेट और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की वजह से एक सिंपल सा हाय भी हम बिना रुके भेज ही दिया करते हैं और उसी के साथ 21st सेंचुरी में कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा इजी बनाने के लिए हम सिर्फ स्माइली यानी कि इमोजीज से भी अपना काम चला ही लेते हैं। किसी पर गुस्सा आ रहा हो तो गुस्से वाला इमोजी और मैसेज में स्माइल करने के लिए स्माइल वाले इमोजी के साथ साथ आप जितने ज्यादा क्रिएटिव हैं उतने ज्यादा इमोजीज से पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशंस भी बड़े आराम से कर लिया करते हैं।
वैसे अगर देखा जाए तो आज YouTube पर इसके बारे में कई वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिनमें आपको इन सभी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके बिना आज शायद हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। तो इमोजीज किसने और कैसे बनाए? एक जापानीज डिजाइनर शिगेताका कुरिता ने इनिशियली जापान की एक इंटरनेट सर्विस iMod के लिए इन इमेजेस को बनाया था और उसके बाद ये इमेजेस जापान में इतनी फेमस हो गई कि उसी समय दूसरी कंपनीज ने इन्हें और एनहांस करके इमोजीज बनाना स्टार्ट कर दिए और इसी वजह से शिगेताका को फादर ऑफ इमोजीज भी कहा जाता है। और अब 2021 में टोटल 3420 से ज्यादा इमोजीज व्हाट्सएप और दूसरी सभी सपोर्टेड एप्लीकेशंस पर अवेलेबल हैं। टैक्टाइल पेविंग। किसी भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऑलमोस्ट एंड पर या ट्रेन में चढ़ने से पहले आपने इस तरह की टाइल्स देखी ही होंगी। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि स्पेसिफिकली ऐसी टाइल्स ही क्यों फुटपाथ और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर लगाई जाती हैं? दरअसल इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। उसकी शुरुआत भी जापान में ही हुई थी। सीएची मियाके, जिन्होंने इन टाइल्स का निर्माण किया था, उनके एक दोस्त धीरे धीरे अंधे हो रहे थे और उनकी सीएची मदद करना चाहते थे और उसके चलते उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगवाकर इन टाइल्स को डेवलप 1965 में करवाया। और इसके पीछे का कारण अब आपको समझ आ ही गया होगा। पीले रंग की ये टाइल्स डॉटेड या लाइंस वाली स्पेसिफिकली अंधे लोगों के लिए बनाई गई थी ताकि रास्ते पर चलते हुए उन्हें ये पता चल जाए कि इस रास्ते के आगे खतरा है। कुछ समय बाद इन टाइल्स को पूरे जापान में हर जगह इंस्टॉल करवा दिया गया और आज पूरे विश्व में इन टाइल्स का इस्तेमाल डिसेबल्ड लोगों की सेफ्टी के लिए किया जाता है। फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। आज मोबाइल फोन्स में हमारे इंपॉर्टेंट डेटा से लेकर कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की जाने वाली SSDs की वजह से हम अपने डेटा को काफी तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। जहां पहले बल्कि हार्ड ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं आज फ्लैश मेमोरी किसी भी डिवाइस के लिए एक मस्ट हैव चीज बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लैश ड्राइव से पूरी दुनिया को जापान ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था? यानी कि इस टाइम सेविंग और एवोल्यूशनरी चीज को बनाने वाला भी जापान ही है। टोशिबा कंपनी के फुजियो मासुका ने 1984 में इस टेक्नोलॉजी का इजाद किया था, जिसकी मदद से वो हर तरह के डेटा को उसके डिवाइस के पावर ऑफ यानी कि बंद होने के बाद भी सेव करना चाहते थे, ताकि लास्ट टाइम जहां काम छूटा था दूसरे दिन या दूसरी बार वहीं से उस काम को कंटिन्यू किया जा सके। और आज इस तकनीक के बिना कोई भी डिवाइस बन ही नहीं सकता। आज नए स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स, हर चीज में फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया ही जाता है और इनके बिना आप अपने प्रेशियस फोटोज और अपनी मेमोरीज सेव नहीं कर सकते। तो ये थे जापान के कुछ ऐसे इन्वेंशंस जिन्होंने एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बाद पूरी दुनिया को ऐसी चीजें दी जिनके बिना 21st सेंचुरी 21वीं सदी नहीं कहला सकती। ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसी और भी कई चीजें हैं जो जापान ने पूरी दुनिया को दी और आज हम उनका इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं और इन चीजों के बिना हमारे काफी काम भी अधूरे रह सकते हैं। तो इस वीडियो के दूसरे भाग में हम आपको और जापानीज इन्वेंशंस के बारे में बताएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को नए तरीकों से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।